हेलो स्टूडेंट्स, बीए पार्ट फर्स्ट के स्टूडेंट्स को मैं डॉक्टर मनोरमा त्यागी मनोविज्ञान विषय में आज आपको चैप्टर पढ़ाऊंगी अभिप्रेरणा के प्रकार। इससे पहले वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ अभिप्रेरणा का क्या अर्थ है, अभिप्रेरणा की क्या परिभाषा है और अभिप्रेरित व्यवहार की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। और इसके अलावा अभिप्रेरणा की अप्रोचेस कौन कौन सी हैं। अप्रोचेस से मतलब है अभिप्रेरणा से संबंधित कौन कौन से तथ्य हैं। इसमें आपको मैंने बताया इंसेंटिव ड्राइव के बारे में। आज मैं आपको चैप्टर में पढ़ाऊंगी अभिप्रेरणा के प्रकार। अभिप्रेरणा जिसको मोटिव कहते हैं, मोटिवेशन, मोटिव दो प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से। एक तो अनर्जित या जैविक और दूसरा कहलाता है सामाजिक अंतर्नोद या सामाजिक प्रेरक। तो पहले वर्ग में जो आते हैं अनर्जित या जैविक या उसको प्राथमिक अंतर्नोद भी कहते हैं, और इसमें वो ड्राइव आते हैं, वो प्रेरक आते हैं जो जन्म से ही व्यक्ति में उपस्थित होते हैं। तो जैविक जो अंतर्नोद है इनको मूल प्रवृत्ति भी कहते हैं। कई बार मूल प्रवृत्ति या प्राथमिक अंतर्नोद, प्राथमिक प्रेरक, प्राथमिक या जैविक प्रेरक भी कहते हैं। ये वो प्रेरक हैं या ये वो मूल प्रवृत्तियां हैं जो शारीरिक आवश्यकताओं से उत्पन्न होती हैं, जैसे भूख, प्यास, नींद, यौन। और इस प्रकार के जो प्रेरक हैं वो बिना सीखे हुए होते हैं, अर्थात जन्म से ही व्यक्ति के अंदर विद्यमान होते हैं। दूसरे प्रकार के प्रेरक होते हैं जिनको सामाजिक प्रेरक कहते हैं। ये प्रेरक समाज में आकर व्यक्ति सीखता है, जैसे सामाजिक अनुमोदन का प्रेरक, संबंधन का प्रेरक, शक्ति अभिप्रेरणा, आक्रमण का अभिप्रेरक। तो सामाजिक अभिप्रेरक और जैविक अभिप्रेरकों में यही फर्क है कि जैविक अभिप्रेरक जन्म से व्यक्ति के अंदर होते हैं। सामाजिक जो प्रेरक हैं या सामाजिक जो अंतर्नोद हैं उनको व्यक्ति समाज में आकर सीखता है। तो प्राथमिक ड्राइव या प्राइमरी ड्राइव्स कौन कौन सी हैं? इसमें सबसे पहला जो है वो है भूख का अंतर्नोद या भूख की मूल प्रवृत्ति। मूल प्रवृत्ति इनको इसलिए कहा गया है क्योंकि ये एक बेसिक नीड से उत्पन्न होती है। मूल जो आवश्यकताएं हैं उनसे उत्पन्न होते हैं, इसीलिए इनको मूल प्रवृत्ति कहा गया है। जैसे भूख जो मूल प्रवृत्ति है उससे वो जो है वो इसलिए उत्पन्न होती है क्योंकि व्यक्ति कार्य करता है, कार्य से उसकी ऊर्जा का ह्रास होता है और उसके शरीर में शक्ति की या एनर्जी की कमी हो जाती है। जब इस प्रकार की अवस्था उत्पन्न होती है तो व्यक्ति में भूख की अवस्था या भूख का प्रेरक उत्पन्न होता है। इस संबंध में कार्लसन ने, कैनन, वॉशबर्न ने अनेक अध्ययन किए और उन्होंने ये देखा कि भूख का जो अभिप्रेरक है उस समय मनुष्य के अंदर शरीर में क्या क्या स्थिति उत्पन्न होती हैं। तो उन्होंने एक प्रयोग किया और एक जो प्रयोज्य था जिस पर प्रयोग किया जा रहा था उसको एक गुब्बारा जो है निगलवाया। इस गुब्बारे से एक नली संबंधित थी जो प्रयोज्य के मुंह से होती हुई काइमोग्राफ नामक एक यंत्र से संबंधित थी। गुब्बारे में नली से हवा भरकर फुला दिया गया और प्रयोज्य से कहा गया कि जब वह भूख का अनुभव करे तो एक निश्चित की या कुंजी दबा दे। इस प्रकार के प्रयोगों के आधार पर उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि भूख का प्रेरक की उत्पत्ति अमाशय के अंकुचन से होती है, कि अमाशय या लीवर में जब अंकुचन या मांसपेशियां सिकुड़ती हैं, फैलती हैं, जो अंकुचन होता है उनसे भूख की उत्पत्ति होती है। और इसी प्रकार से ये भी देखा गया कुछ प्रयोगों में कि इंसुलिन का इंजेक्शन अगर शरीर में दिया जाए तो रक्त में शुगर की मात्रा निम्न हो जाती है और प्रयोज्यों के आमाशय में अंकुचन हुए, परंतु इन व्यक्तियों ने सामान्य की भांति ही भोजन किया
भूख अंतर्नोद का कारण कुछ मौखिक कारण भी होते हैं। आमाशय के अंकुचन के अलावा कुछ मौखिक कारण भी भूख मूल प्रवृत्ति के होते हैं, जैसे होठों का मुंह का सूखना, भोजन निगलना, लार स्रावित होना और इस तरह के इन कारकों की पुष्टि मिलर ने अपने प्रयोगों के आधार में की। उन्होंने अनेक अध्ययन इस संबंध में किए और इन अध्ययनों के आधार पर उन्होंने ये बताया कि आमाशय अंकुचन, रक्त में शुगर की कमी और मौखिक कारणों की सूचना। मौखिक कारक जब मुंह सूखता है या मतलब होठ और जबान सूखती है उस समय, तो उसकी सूचना जब हाइपोथैलेमस और कॉर्टेक्स में पहुंचती है, तब जीव में भूख की उत्पत्ति होती है। तो इस तरह से इस संबंध में अनेक अध्ययन किए गए और ये भी देखा गया कि भोजन के जो केंद्र है मस्तिष्क में, हाइपोथैलेमस भाग में भोजन के केंद्र होते हैं और इन केंद्रों को अगर ऑपरेशन के द्वारा नष्ट कर दिया जाए तो प्राणी की भूख जो है वो समाप्त हो जाती है। एक अन्य अध्ययन में ये देखा गया कि प्राणी में जब इस भोजन केंद्र को उद्दीप्त किया गया तो व्यक्ति की भोजन क्रिया में वृद्धि हो जाती है। तो मस्तिष्क में स्थित हाइपोथैलेमस का जो भूमिका है भूख में काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। और ये भी देखा गया कि हाइपोथैलेमस में कुछ अवरोध केंद्र होते हैं जिनको अगर हम स्टिमुलेट करें या उद्दीप्त करें तो प्रयोज्य की भूख कम भी हो जाती है और यह समाप्त भी हो जाती है। तो इस तरह से भूख प्रेरक जो है वो उसमें अनेक प्रकार के शारीरिक परिवर्तन भी देखे जाते हैं और आंतरिक परिवर्तन भी देखे जाते हैं। दूसरा जो प्रेरक है या दूसरी जो मूल प्रवृत्ति है वो है प्यास। कि शरीर के विभिन्न आंतरिक अंगों को पानी की आवश्यकता होती है और इन अंगों में पानी के खर्च होने के कारण व्यक्ति में प्यास लगती है। पानी की आवश्यकता से प्यास का अंतर्नोद या प्यास की मूल प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। कैनन ने कुछ अध्ययनों के आधार पर यह बताया कि प्यास अंतर्नोद की उत्पत्ति मुंह और गला सूखने से होती है, परंतु वुल्फ जैसे मनोवैज्ञानिकों ने इस बात का खंडन किया और बेलोस ने अपने प्रयोग में देखा कि प्रयोज्य का मुंह से पिया हुआ पानी आमाशय में ना पहुंचाकर जब नली द्वारा बाहर निकाल दिया गया तो व्यक्ति का मुंह तो गीला होता था, गला तो गीला होता था, परंतु प्यास नहीं बुझती थी। परंतु जब प्रयोज्य के आमाशय में पानी बिना मुंह से पिए हुए पहुंचा दिया गया तो उसे कुछ समय तक प्यास नहीं लगती है। तो इस तरह से अनेक अध्ययन प्यास मूल प्रवृत्ति से संबंधित हुए और अनेक अध्ययनों में ये भी देखा गया कि हाइपोथैलेमस में प्यास के कुछ केंद्र होते हैं और हाइपोथैलेमस का ये भाग जो है उसमें अगर उत्तेजना दी जाए तो प्यास जो है प्राणी में अधिक लगने लगती है। और प्रयोग में ये देखा गया कि प्रयोज्यों को पानी पिलाने के बाद भी यदि इन प्यास केंद्रों को उद्दीप्त किया जाए तो प्रयोज्यों को प्यास लगती है और वह पानी पीते हैं। अनेक अध्ययन इस संबंध में और भी किए गए और ये बताया गया कि हाइपोथैलेमस के जो प्यास केंद्र के संपर्क में आने वाले तरल पदार्थों की जो प्रेशर है वो एक प्रकार का संवेदन प्यास अंतर्नोद को उत्पन्न करता है। तीसरा जो है वो है यौन अंतर्नोद या यौन मूल प्रवृत्ति। जैविक अंतर्नोदों में यौन अंतर्नोद भी प्रमुख है। यह केवल उच्च स्तरीय जीवों में पाया जाता है। भूख और प्यास के अंतर्नोद के समान आवश्यक ना होते हुए भी ये एक शक्तिशाली अंतर्नोद है। विभिन्न संस्कृति के लोगों के यौन संबंधी व्यवहार देखने से पता चलता है कि यौन व्यवहार पर सामाजिक वातावरण का प्रभाव पड़ता है और अधिकांश पशुओं में यह अंतर्नोद विभिन्न ग्रंथियों के हार्मोन की उत्पत्ति पर निर्भर करता है। जैसे पुरुषों में ये गोनेड
ग्रंथियां कहलाती हैं और नवजीव में अंडकोश तथा मादा जीवों में अंडाशय जो है वो गोनेड ग्रंथियों का काम करते हैं। इसके बाद जो अगला अंतर्नोद या मूल प्रवृत्ति है वो है नींद। नींद की जो मूल प्रवृत्ति है ये एक प्रमुख मूल प्रवृत्ति है कि व्यक्ति जब कार्य करता है तो उसे थकान होती है। थकान होने से व्यक्ति में नींद की आवश्यकता उत्पन्न होती है और इस दिशा में अनेक प्रयोगात्मक अध्ययन हुए हैं और जिनसे ये स्पष्ट हुआ है कि मस्तिष्क में स्थित जो रेटिकुलर फॉर्मेशन भाग है वो नींद और जागने की अभिप्रेरणा का संचालन करते हैं। इन प्रयोगों में ये देखा गया कि रेटिकुलर फॉर्मेशन के अगर एक विशिष्ट भाग को उद्दीप्त किया जाए तो प्राणी को नींद आ जाती है तथा इसी प्रकार रेटिकुलर फॉर्मेशन के कुछ दूसरे विशिष्ट भागों को उद्दीप्त करने से सोते हुए व्यक्ति की नींद खुल जाती है। तो मस्तिष्क के विभिन्न भाग जो हैं नींद में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं और प्राणी को जब थकान होती है तब वह सो जाता है, परंतु रात्रि में दिन की अपेक्षा व्यक्ति की नींद की जो अवधि है वो अधिक होती है। तो ये कुछ प्रमुख प्राथमिक प्रेरक हैं जो व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। इसमें मुख्य रूप से भूख, प्यास, नींद, यौन जो प्रेरक हैं वो महत्वपूर्ण हैं। इस संबंध में अनेक अध्ययन किए गए जो अलग अलग परिणाम दर्शाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको बताया कि प्रेरणा जो जैविक प्रेरक हैं वो कौन कौन से हैं। जैविक प्रेरकों को मूल प्रवृत्ति भी कहा जाता है। तो आपके जो क्वेश्चन है इस तरह से भी आ सकता है कि प्रमुख मूल प्रवृत्तियों का वर्णन करिए या प्राथमिक अंतर्नोद किसे कहते हैं, प्राथमिक अंतर्नोद या प्राथमिक प्रेरकों का विस्तार से वर्णन करिए। तो ये टॉपिक यहाँ पर मैं समाप्त करती हूँ। मुझे उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं स्टूडेंट्स। तब तक के लिए थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।